Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi. সদৰ ৰাইজ আমি আপোনালোকে ইমান সময় ৰখি আছিলে সেই সময় এতিয়া উপস্থিত হৈছে আমি আৰু পলম নকৰোঁ আৰম্ভণিতে আমাৰ জাতীয় সংগীতেৰে আমি এই সভা আৰম্ভ কৰিম জাতীয় সংগীতৰ পিছতেই বন্দে মাতৰম গীত আৰম্ভ হ'ব আপোনালোক সকলোকে থিয় হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কালচাৰেল টিম বৰপেটাৰ পৰা অহা লোকসকলক আমাৰ জাতীয় সংগীত আমাৰ ও মোৰ আপোনাৰ দেশ পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ সম্বোধনা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো প্ৰথমে আমি সম্বোধনা জনাম নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক সম্বোধনা জনাব নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰশান্ত শইকীয়া ডেপুটি CLP লিডাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ CLP লিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো এয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি সভাপতি ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছে
এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু জনপ্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক। সম্বৰ্ধনা জনাব নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰশান্ত শইকীয়া, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী ভূপেন কুমাৰ বৰা, সাংসদ শ্ৰী গৌৰৱ গগৈ, শ্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, শ্ৰী আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, ডেপুটি CLP লিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ চামগুৰি বিধায়ক ডেপুটি ACLP লিডাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট নেতাসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, राहुल जी, आप अभी शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट से नौगांव आए हैं। ये शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट का एक इतिहास है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ में आए थे उसका ग्रैंडसन का प्यार के लिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट है शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट है राहुल गांधी जी, ये एक कल्चरल कैपिटल ऑफ असम है। ये भूपेन हजारिका का सरसा का जगह था। ये विष्णु प्रसाद राभा का था, ज्योति प्रसाद अग्रवाल का था और फनी शर्मा का था। राहुल गांधी जी, आप अभी नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है, जिसको वैष्णव भाषा में आविर्भाव बोलते हैं। और यहाँ में आपको हम प्यार जताने के लिए ब्लॉक कांग्रेस हम लोग सब आए थे। लेकिन राहुल जी, यहाँ में एक टी गार्डन का माँ आया है और बोला है जो कांग्रेस के जमाने में 200 रुपया हम लोग का बिजली का बिल आया था, हमारे ऊपर बहुत अन्याय हुआ था। अभी हम लोग 2000 देना पड़ा। और ये है रेणुपा ताती। ये रेणुपा ताती जी आपको एक गामूसा दे के हम लोग का सबका तरफ से रेणुपा ताती ने आपको ये न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। ये रेणुपा ताती को एक गामूसा दे के हम आपको सम्मान देने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और एक लड़का आया है सुकेश बर्मन। वो सुकेश बर्मन आपको आया है इसीलिए जो आपका सुकेश बर्मन आए हैं सर। ये सुकेश बर्मन ने बोला है जो हम लोग का स्कूल बंद कर दिया, 7,000 स्कूल बंद कर दिया, हम लोग का ऊपर अन्याय हुआ है। और 7,000 मद का दुकान, दारू का दुकान खुल रहा है हिमंत बिश्व शर्मा ने। ये सुकेश बर्मन को भी हम गुजारिश करेंगे कि वो एक कुशास बंकी का लड़का है, वो भी आपको ये गामूसा देके आपका सम्मान करेंगे। अभी हम भूपेन बोरा जी को हम बोलेंगे बोलने के लिए। उसका आगे भूपेन बोरा जी एक मैसेज देने के लिए आपको भी खड़गे जी को और हमारा नेता राहुल जी को थोड़ा मंच पे आने के लिए और ये संदेश, ये न्याय यात्रा का संदेश सारा असम में फैलाने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज सर।
আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াক তেখেতক ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। आज इस सभा में उपस्थित हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सभापति, राज्यसभा में हमारा दल का नेता परम पूज्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्व सभापति राहुल गांधी जी, AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी, हमारा आसाम का प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, देवव्रत शइकिया जी, रकीबुल हुसैन जी, गौरव गोगोई जी, पुरुष बरौली जी प्रमुख, मंच में उपस्थित हमारा यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट का 15 दल का हमारा स्टेट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, MP, MLA और हमारा पूरा आसाम से अपर आसाम पहाड़ से यहाँ उपस्थित मेरा परम मित्र सांबादिक बंधुगण, आज हमारा दोनों नेता मंच में उपस्थित है। इससे ज़्यादा खुशी आसाम कांग्रेस के लिए दूसरा कुछ नहीं है। मैं आज एक बात के लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया। पूरा आसाम का कांग्रेस कर्मी मुझे गामछा बहुत दिया, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं दे सका। आज मैं कांग्रेस के लिए अपना नाक से खून दिया। मेरा खून आज जमीन में गिरा। इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा खुश है जो हमारा कांग्रेस, गांधी जी ने खून दिया, इंदिरा जी ने अपना जिंदगी दिया, राजीव जी ने अपना जिंदगी दिया। मुझे जिंदगी देने का मौका तो सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन मैं आज राहुल जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रहा था, उस समय बीजेपी का गुंडा ने हमारा भारत जोड़ो यात्रा को अटैक करने का कोशिश किया। जब मैं रुकने के लिए गया तो उन लोग ने मुझे अटैक किया। मैं इसलिए इतना बात बोलना चाहता हूँ ये जो आज मैं जी टेस्ट दिसु एटू मोर टेस्ट নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ টেষ্ট আজি মাটিত পৰিছে। এই এটুপাল তেজৰ আহি থকা সময়ত হিচাপ হ'ব। মোৰ কাপোৰত লাগি থকা তেজ, মোৰ ৰুমালত লাগি থকা তেজ, যিদিনাখনলৈকে দিছপুৰৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিব নোৱাৰো, অসমৰ মাটিৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিষবাষ্প উৎখাত কৰিব নোৱাৰো, সেইদিনলৈকে মই ক্ষান্ত নহওঁ। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু খাৰগে ডাঙৰীয়াই আজি অসমৰ ভূমিত আহি পেলাই যি অপমান, অসমৰ যি অতিথি পৰায়ণতা, অসমৰ যি সাংস্কৃতিক পৰায়ণতা, এজন অতি অসভ্য মুখ্যমন্ত্ৰী, আজি এজন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ অখিল ৰঞ্জন দত্তক আজি তেওঁ যি অপমান কৰিছে, এষাৰ কথা আছে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ পৰিচয়, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ পৰিচয়। গুৱাহাটী ৰাস্তাত জেপি নাডাই খোজ কাঢ়িব পাৰে, বিজেপিয়ে প্ৰশাসন কৰিব পাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰশাসন কৰিব নোৱাৰে। এই কথা আমি মানি নলওঁ। আমি যুঁজিম। আজি টেষ্ট দিছোঁ, দৰকাৰ হ'লে জীৱন দিম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। Now I would like to request Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji to deliver his speech. Hello. भारत जोड़ो न्याय योजना, इसके
प्रधान सारथी एवं हमारे नायक श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, देवव्रती सैकिया जी, भूपेन बोरा जी, गौरव गोगोई जी, प्रद्युत बोरडोलो जी और अब्दुल खालिक एमपी जी, सभी सहयोगी दल के नेतागण, सीएलपी राजस्थान, मंच पर बैठे सभी नेतागण और एआईसीसी के पीसीसी के सभी मेरे नेता और भाइयों और बहनों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ी सी देरी यहाँ आने में मुझे लगी, लेकिन हमारे राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए, लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है। वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? भाइयों, मैं मां कामाख्या को नमन करता हूं। आसाम के महापुरुष शंकर देव जी, माधव देव जी, अजान पीर जी दरगाह सद्भाव के प्रतीक है। जिस जगह सद्भाव का प्रतीक है उस जगह यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना, ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं शांति के साथ सभी रहना है और हमारे जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको सफल करने के लिए सभी को मदद करना चाहिए, सहकार करना चाहिए और डराने की कोशिश कोई नहीं करना चाहिए। 15 राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जाएगी, सबके साथ चर्चा करेगी और राहुल जी हमेशा इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी का चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है।
और ये आदमी इतना ही नहीं, हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। भाइयों, ये सोच है कि आज इस देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है हर स्टेट में। हमारा देश तो विविधता में एकता की जगह एक देश, एक देश, एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव, एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी। और उनका चेला ये है, अगर आप क्या चाहते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना, संविधान को हम जिंदा रखना चाहिए ना। जब हमको जिंदा रखना है, हमको लड़ना होगा। सिर्फ अब जो हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, अरे खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप अपने आप को ये नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाते गए तो इस देश में टॉलरेंस कहाँ है? अरे हमारा देश का संविधान ये कहता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड टॉलरेंस। जब ये चीज है, यहाँ तो टॉलरेंस ही नहीं है। हमारे लोग सीधा शांति के साथ प्रोसेशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, डैम बनाए, और आज तो ये आसाम ये राइस बॉल बन गया है। और इसीलिए आज खुशहाली के तरफ आसाम आज चल रहा है। क्या ये सब मोदी के जमाने में हुए? बड़े डैम मोदी के जमाने में हुए? आईटी, एम्स, आईआईएम, पब्लिक सेक्टर, ये क्या मोदी के जमाने में हुए? ये सब कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया। और इसीलिए तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नेहरू जी कहते थे, आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी, उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का, उसीलिए वो कहते थे आजादी के बाद हमने तीर्थ यात्रा निकाली, इसीलिए निकाली पब्लिक सेक्टर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये काम हमने किया। इनकी तीर्थ यात्रा क्या हो रही है? मोदी जी सब छोड़ के, अरे आपको हुकूमत करने के लिए दिल्ली में बिठाए हैं, गरीबों का जो दुख दर्द समझने के लिए आपको वहां बिठाए, लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। घर में पूजा नहीं कर सकते क्या? रोज ऐसा ही फिरते रहते हो? कभी तमिलनाडु, हाँ मैं समझ गया, मेरे को कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है, ठीक है, इधर बहुत ठंडी है।
तो ठंडी में वो जाना नहीं चाहते, उसीलिए उधर दक्षिण में फिरते 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 कल वो यहाँ रात में आएंगे, वो राम की दर्शन लेकर राम मंदिर में घुसेंगे। तो मुझे रामदेव मिले थे, कौन हमारे एयरपोर्ट पे अपने योगी बाबा रामदेव, हाँ बाबा रामदेव मिले थे। मैं पूछा रामदेव जी आप तो खुश होंगे, बोला क्यों? बोले नहीं, आपने तो योगा के क्लास लेकर उनको सब ट्रेनिंग देकर हर एक कैंप में 50,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक लोगों को जमा करके मोदी का गुणगान गाए। लेकिन आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग इनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर है, बड़े लोग बाहर है, सारे लोग अंदर। कौन है? सिर्फ वो अकेले हैं। तो ये जो है मोदी ये चाहते हैं कि वो अकेली ही हुकूमत भी करे, वो अकेली ही पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। और आगे ये निशानी कह की है तो मैं ये करूंगा, कहूंगा ये तो हिटलर की निशानी है। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो फिर दूसरों से क्यों वोट मांगते हो, दूसरों को क्यों डराते हो? तो भाइयों, ये मोदी जी जो कर रहे हैं और उनके चेले जो कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और संविधान के लिए ठीक नहीं। नेहरू जी आसाम नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए उन्होंने यहाँ पर राज्य का स्टेटस दिया, चाहे वो नागालैंड हो। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने छोटे छोटे राज्य बनाए, वो सब कांग्रेस के जमाने में बने। क्या मोदी जी और हेमंत के जमाने में बने? हाँ नहीं। तो ये सब बना के हम दिए और वो बोलते हैं कि बीजेपी बहुत काम करी। अरे भैया, हम जुम्मा आप 3 साल हो गए क्या? 3-4 साल हो गए और हमारे पास से निकल के वहां सीधा गए और चीफ मिनिस्टर बनते ही कांग्रेस को गालियां देने शुरू कर। अरे जहां पैदा हो गए हो, जिस माँ की दूध पिए है कांग्रेस की, उस माँ को आप ठुकरा देते हो, गालियां देते हो। हम डरने वाले नहीं हैं। तो इसलिए उनको ये कहना चाहिए, ज्यादा अगर बात करे तो लोग उनको जहां भेजना है वहीं भेजेंगे, वो फिर रास्ते पे आएंगे। आज क्या हुआ कि हेमंत जी के ऊपर इतने केस है। सब परसों तो उनके भ्रष्टाचार के बारे में राहुल गांधी जी बताए और मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लंबी लिस्ट है। अगर ये बताते जाऊंगा तो भाषण इसी में चले जाएंगे। तो इसीलिए इतने चार्जेस उनके ऊपर, बहुत से केसेस उनके ऊपर, ये रहते हुए भी उन्होंने, मोदी जी ने, शाह ने अपने तरफ लिया और जितने एलिगेशन उनके ऊपर थे वो सब बंद हो गए। अरे जो आदमी करप्ट था आप बोलते थे, उसके खिलाफ भाषण करते थे, लेकिन उसी को आप जब गोद में उठा लिए वो क्लीन हो गया। वॉशिंग मशीन में डाले, जिसको कलंक था वो कलंकित था, उस कलंकित आदमी को वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसको क्लीन हो गया, उनके पास जाके अच्छा हो गया। अब जब तक हमारे पास था उसको गालियां देते रहे। तो ये है बीजेपी की नीति और ये है
हेमंत की नीति। इसीलिए आपको होशियार रहना चाहिए। आप लोग इतनी आज ये चली है हवा कि हर जगह भगवान के नाम पे लूट रहे हैं। राम नाम जपना, पराय माल अपना। यह है क्या देश में कोई आज तक राम भक्त नहीं थे? क्या कोई देवल नहीं बंधे? मैं खुद ही बहुत बड़ा एक बुद्ध का मंदिर बना। क्यों? अगर आप ही बोलते हैं बुद्ध भी क्या है? विष्णु का 9वां अवतार। अरे भाई, इतने अवतार है, उसमें से सभी अवतारों को आप करो। राम जी का भी करो। हमारे लोग तो राम भक्त है हमारे पास भी, क्योंकि आस्था है। हर एक की आस्था अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई बुद्ध हो सकता है, कोई इस्लाम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, तो कोई हिंदू हो सकता है। तो ये तो हमारे देश में विविधता में एकता है। हमारे देश विविधता में एकता है, लेकिन एकता को तोड़ने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। हम एक बनाते हैं, हम पुल बनाते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अगर किसी ने पहला पुल बनाया, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और बड़ी पुल जो बन गई, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी कांग्रेस ने बनाई। इतने पुल बनाए और ये सब लिंक आसाम से हो गए। लेकिन अब सिर्फ लोग लूटने के लिए अपने काम कर रहे हैं। कंपनी भी उनकी, स्टील भी उनका, सीमेंट कहाँ से है मुझे मालूम नहीं, सैंड भी उनका, सब करके वो लोग आज ये काम कर रहे हैं। भाइयों, आज जो हमारी यात्रा है मणिपुर से शुरू हो गई है, इम्फाल से शुरू हो गई। ये यात्रा नहीं, मैं कहूंगा एक तपस्या है। ये यात्रा नहीं, तपस्या है। इतना मुझे बताओ, कौन नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? कौन नेता आज मणिपुर से बॉम्बे तक जा रहा है? कोई नहीं। कोई समंदर में डुबकी लेता है, कोई तालाब में डूबता है, फिर उठता है। ऐसे लोगों को ही आप देखे हैं। अंदर अच्छी बनीन रहती है, ऊपर शर्ट पतला रहे तो भी ठंडी नहीं लगना। मैं देख रहा था, डुबकी एक बार मारे उठे। अरे इससे क्या भाई? देश की हालत देखो, एम्प्लॉयमेंट देखो, इन्फ्लेशन देखो, किसानों की हालत क्या है देखो, गरीबों की हालत क्या है देखो, दलितों की हालत क्या है देखो, ट्राइबल की हालत क्या है देखो, छोटे मोटे व्यापारियों की हालत क्या है वो देखो। वो सब छोड़ के कहीं ऐसा बढ़ते हैं, कहीं ऐसा बढ़ते हैं। अरे ये तो छोड़ो ना साधु संतों को, वो करते हैं अपना काम। हम जाके साधु संतों को नमन करेंगे, देवल में जाके नमन करेंगे, लेकिन आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप बीच में, आप कौन होते हो बीच में आने वाले? और मंदिर में आप अकेले रहेंगे, हम सब बाहर रहेंगे। हमारे को भी दावत आई थी, अब मैं हमको सब बाहर रख के तुम गर्भगुड़ी में अगर मंदिर में अगर जाके अकेले आज सबके साथ अगर पूजा करते बैठे तो क्या ये एक व्यक्ति सारे भगवान को कब्जा कर लिया, सारे को मॉर्गेज कर लिया है? अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जाता, कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक जाता है, आसाम से लेकर बंबई तक जाता है, गुजरात तक जाता है, सोमनाथ तक। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो इसलिए एक शायरी मैं आपको सुनाऊंगा, आप गौर से सुनिए। राहुल जी का ये
यात्रा और तपस्या कैसा है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलने की जिनको आदत होती है, वही दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। और राहुल जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है और बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की अलग है। इसीलिए अगर हमारे विचारधारा को लेकर लड़ना चाहते हैं और बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी को अगर खत्म करना चाहते हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमारे साथ आओ, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा देश है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं न कहते हुए चंद बातें और कहूँगा। एक, जो देश में हजारों करोड़ों जो रुपए लूट के विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो लोग फिर भी उनको पकड़ा नहीं जाता और यहाँ छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं और डराते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा, किसी एक घटना से डरने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं, राहुल जी आपके साथ हैं, सोनिया जी आपके साथ हैं और सभी इस मंच पे बैठे हुए लोग आपके साथ हैं। इसीलिए राहुल जी ने एक स्लोगन दिया था। क्या दिया था? अरे क्या भाई, वो भी डरो मत। ये डरो मत की जो उन्होंने घोषणा की थी, वही मैं आज रिपीट कर रहा हूं। आसाम के मेरे भाई और बहनों, बंधुओं, डरो मत। हम सब एक होकर लड़ेंगे, इस बीजेपी के सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इतना कहते हुए मैं आखिरी एक बात आपसे कहूंगा। दलितों के लिए हेमंत जी ने क्या कहा था? हेमंत जी ने कहा था, मेरे को संस्कृत उतनी अच्छी नहीं आती, चुप थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, लेकिन हेमंत विश्वास शर्मा एक ट्वीट किए थे। क्या ट्वीट किए थे कि भाई ये इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत का उतना अच्छा उच्चार नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग एंड कॉमर्स आर द नेचुरल वर्क्स फॉर दोज with the qualities of Vaishyas. Serving through work is the natural duty for those with the qualities of Shudras. यानी दलित समाज, शूद्र समाज हमेशा हेमंत की सेवा करना, क्योंकि वो ब्राह्मण में आते हैं, और वैश्य की सेवा करना और क्षत्रिय की सेवा करना, ये दलितों का काम है। उन्होंने ही कहा, ये मेरे पास उनका कोट है कि यही था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्मातक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम। यानी ये उन्होंने संस्कृत में करके लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे हम सुपीरियर है, हेमंत मैं सुपीरियर हूं बोल रहा है, और दलित का काम उनके पास काम करने का, उनके नीचे काम करने का। क्या दलित ये चाहते हैं? अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप स्वतंत्रता से रहना चाहते हो, अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो, नेहरू जी के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तुम कांग्रेस का साथ दो।
कैसा भी वक्त आने दो। और ये दलित के खिलाफ सीएम जो है, पहला काम तुम्हारा होता है इसको गद्दी से हटाना। ये काम आप करके दिखाइए। नमस्कार, सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, भूपेन बोरा जी, साइकिया जी, गौरव गोगोई जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 2-3 दिन से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम की सड़कों पर चल रहा हूं। मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये बड़ा टैग है, जहां भी जाके पूछो। ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। अब यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मगर बीजेपी के नेताओं को असम के युवाओं को बताना चाहिए कि आज असम के किसी भी युवा को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। यहां के युवा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता लगता है कि असम में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, यहां पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देते हैं। आज मैं जो चाय के मैदान में काम करते हैं, मजदूर भाई जो चाय के मैदान में काम करते हैं, वो आए, मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हमारा रेट बढ़ाएंगे, 350 रुपए का कर देंगे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? कहते राहुल जी, बीजेपी ने हमसे सीधा अपने मैनिफेस्टो में झूठ बोला। फिर मुझे कहते राहुल जी, जब हम बीमार होते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, हमने अपने जेब से पैसा देकर एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। उससे पहले 4 युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, हमारे जैसे 1,50,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की? मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं राहुल जी, 1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया। मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते हैं कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में जाने का सपना देखा था। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में इन युवाओं ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए। हिंदुस्तान की आर्मी कहती है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। 3 साल बाद हिंदुस्तान की सरकार कहती है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सेना में जगह नहीं है। तो यह सुनने को मिल रहा है। किसान आते हैं, कहते हैं खून पसीना लगा देते हैं हम, 24 घंटे खेत की देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सो नहीं पाते, और फिर जब टाइम आता है, अनाज को बेचने का टाइम आता है, हमें पता लगता है कि हमें सही रेट नहीं देती सरकार। ये आपके साथ हो रहा है। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे,
ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा, और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे, रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकान ही नहीं हो रही। जैसे आज सुबह हम निकले, 8 घंटे हम आपकी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा, मगर कोई थकान नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं अपने आप से पूछा भी क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि असम की जनता का प्यार, असम की जनता की शक्ति हमारे साथ है, ये इसलिए हो रहा है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम यहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी बात सुनने आए हैं। लव यू ब्रदर, आपके हम बात सुनने आए हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगार युवाओं की बात, जिनको सेना से हटाया गया उनकी बात, और अंत में 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और असम की जनता ने, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2-3 दिन में दिल खोलकर हमें, दिल खोलकर प्यार दिया है। ये 10-15 लोग हैं बीजेपी वाले, झंडे लिए घूमते हैं, नारे लगाते हैं, मगर असम का जो आम आदमी है, जो युवा है, माताएं बहनें हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सब ने दिल खोल के हमें प्यार दिया है, पूरी की पूरी शक्ति हमारी यात्रा में दी है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये कभी जिंदगी भर में नहीं भूलने वाला। और देखिए, बहुत बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता चले गए हैं, और जितना उनमें अहंकार होता है, जिनके उनके दिल में नफरत होती है, उतनी जल्दी वो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहां पे सरकार सोचती है कि असम की जनता को डराकर, धमकाकर दबाया जा सकता है। असम की जनता को कोई नहीं दबा सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है जो असम की जनता को दबा सकता है। ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। इससे किसी का फायदा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा और यहां दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, ये हमारा काम है। ये आप सड़कें देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, एयरपोर्ट देख लो, रेलवे लाइन देख लो, कंप्यूटर क्रांति देख लो, सफेद क्रांति, हरी क्रांति देख लो, ये सब हम लाए हैं, कांग्रेस पार्टी लाई है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाती है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और देखिए, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट को कल के फंक्शन में नहीं बुलाया।
अपने कैबिनेट को नहीं बुलाया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो ये चल रहा है, एक व्यक्ति के लिए पूरा देश चलाया जा रहा है। उनके 2-3 अरबपति मित्र हैं, अदानी जी हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों का अनाज, माइंस, जो भी इनको चाहिए इनके हवाले कर दिया जाता है। तो बीजेपी क्या करती है? असम की जनता को लड़ाती है, मणिपुर की जनता को लड़ाती है, और फिर जो उनका है, जो उनका धन है, उसको छीन के ले जाती है, अपने 2-3 बड़े मित्रों को दे देती है। मणिपुर को देखिए, आग लगा दी वहां पे, 6 महीने हिंसा चल रही है, गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गया। कांग्रेस का प्रधानमंत्री 3 दिन के अंदर आपको वो मणिपुर में दिखता और चौथे दिन वहां की आग बुझ जाती। ये नहीं है भाई और बहनों कि हिंदुस्तान की सरकार मणिपुर की आग को नहीं रोक सकती है। अगर प्रधानमंत्री ने सेना को ऑर्डर दिया तो 3 दिन के अंदर हमारी सेना मणिपुर में आग बंद कर देगी। मगर बीजेपी लोग नहीं चाहते कि मणिपुर में आग बंद हो, इसलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सेना को ऑर्डर नहीं देते हैं कि यह तमाशा बंद करो। भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य है। मणिपुर में हम गए, हमने भाईचारे की बात की, लोगों को जोड़ने की बात की, उनका दर्द समझा, उनके साथ गले मिले, और वही काम हम असम में कर रहे हैं, वही काम हमने अरुणाचल में किया, वही काम हम बंगाल में करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र तक आपकी आवाज सुनने, आपका दर्द समझने, के साथ खड़े होकर जो आपके मुद्दे हैं उनके लिए लड़ने। आप यहां आए, रात का समय है, खड़गे जी को निकलना है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इतना प्यार दिया, हर सड़क पे, हर कोने कोने में असम की जनता आती है, मुझसे गले लगते हैं, कोई फूल देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई गमछा देता है। तो इस प्यार के लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। कोई भी बात हो, चाहे चाय गार्डन की बात हो, युवाओं की बात हो, जो भी आप चाहो, हम ऑपोजिशन में हैं, पार्लियामेंट में रख सकता हूं, और जब सरकार में आएंगे, असम में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, तो पूरी आपके साथ मिलकर आपका काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। সকলোকে কোটি কোটি নমস্কাৰ। সকলো ৰাইজক, সাংবাদিক বন্ধুসকলক শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছো।
আৰু কালিলৈ পৰহিলৈ আৰু